बात सबसे पहले गुजरात की, क्योंकि गुजरात में हुए मोरबी हादसे में राहत और बचाव का काम अब तक जारी है और एनडीआरएफ की टीम नदी में अभी भी तलाशी अभियान चला रही है और हादसे में अब तक 134 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गुजरात में कल एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है और इस बीच मोरबी हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और याचिका में हादसे को लेकर जिम्मेदारी तय करने की अपील की गई है। याचिका में समयबद्ध जांच और सुरक्षा के लिहाज से पुरानी इमारतों का सर्वे कराने की भी मांग की गई है। तो गुजरात में इसी बीच कल एक दिन के लिए राजकीय शोक का भी ऐलान। मोरबी हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका और तलाशी अभियान अब तक जारी है और याचिका में आपको बता दें कि जो जिम्मेदारी तय किए जाने की इसमें अपील की गई है, लेकिन राहत बचाव के अगर काम की बात करें तो वो सिलसिला लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम भी मोर्चा संभाले हुए है। चलिए अब लिए चलते हैं आपको गुजरात, वहां से हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आशुतोष, किस तरह से इस घटनाक्रम को लेकर पहले तो ये बता दीजिए अभी अपडेट क्या है? तलाशी अभियान अब भी जारी है और दूसरी तरफ हमें सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, जो रेस्क्यू ऑपरेशन कहेंगे उसको अपने रेस्क्यू नहीं कह सकते क्योंकि बहुत असंभव है ये पूरी तरह से कि कोई जिंदा बचा हो, तो इसे सर्च ऑपरेशन कहा जा सकता है। आपको तस्वीरें मैं इसीलिए यहाँ पर दिखाता हूँ, एरियल व्यू, कैसे तमाम जो एजेंसियां हैं आज वापस जुट गई हैं। ये लगभग समझिए कि तीसरा ही दिन है। बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं क्योंकि जलकुंभी ज्यादा है तो इससे पानी की विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसे हटाया जा रहा है। और चाहे वो नेवी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, भारतीय सेना हो, ये तमाम सारे लोग आखिरी दौर के सर्च ऑपरेशन में लगे हैं कि अगर 2 से 3 शव जिनका अंदेशा है कि वो अभी भी पानी में हो सकते हैं तो उसे निकाल लिया जाए। हालांकि पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है क्योंकि जो एक छोटा सा एम्बैंकमेंट था, बांधनुमा स्ट्रक्चर था, उसे तोड़ दिया गया था कि पानी निकल जाए। ऊपर से बाकी आप चूंकि प्रधानमंत्री का भी दौरा है तो इसके लिए भी जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसको काफी मजबूत किया गया। वो खुद यहाँ पर आएंगे जायजा लेने के लिए, उसके बाद अस्पताल जाएंगे। लेकिन इस बीच जो कानूनी कार्रवाई है उसको लेकर के सवाल उठा है। मसलन इतनी बड़ी घटना, 140 लोग मारे जाते हैं जिसमें 45 बच्चे हैं और जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो किसकी? चौकीदार की, टिकट बेचने वाले की। यहां तक कि कई बड़ी बात नहीं है, कल को पुलिस अपनी जांच एजेंसी में कह दे कि जो लोग मरे हैं वो खुद अपनी मौत के जिम्मेदार हैं, वो यहाँ सुसाइड करने के लिए आए थे। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में जितने भी ऐसी घटनाएं होंगी, मेले लगेंगे जहां पर ऐसे हादसे होंगे, क्या जिम्मेदार वहां लोगों को ठहरा दिया जाएगा? सवाल ये है कि जिस कंपनी को, ओरेवा को, ये ठेका मिला था, उसकी ड्यूटी थी इसका मेंटेनेंस हो। 7 महीने बंद होने के बाद जब खोला गया तो सिक्योरिटी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसका सिक्योरिटी ऑडिट का एनओसी नहीं है और एनओसी नहीं है इसका मतलब ऑडिट नहीं हुआ। अगर नगर पालिका, दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदार, कि अगर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ, आपके नाक के नीचे 5 दिन से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा था? छोटे क्लर्क से लेकर के बड़े कमिश्नर तक की जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना कि लोग ना बैठें। और अब तक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी पुलिस की कि जब पता चल रहा है कि भीड़ है, लोग यहां पहुंच रहे हैं, आपने लोगों को क्यों नहीं हटाया? ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई? अब गिरफ्तारी की खाना पूर्ति हुई है, क्लर्क उठा लिए गए हैं और टिकट बेचने वाले उठा लिए गए हैं, गार्ड उठा लिए गए हैं और बस फिलहाल यही खाना पूर्ति चल रही है। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आशुतोष, कंपनी पर जांच की आंच नहीं है क्या? क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं, लाजमी भी हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री कंपनी के लिए लोगों को तो उठाया गया जो टिकट बेच रहे थे। तो कांग्रेस और तमाम जो विपक्ष है उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, कह रहे हैं खाना पूर्ति कह रहे हैं प्रधानमंत्री। साथ ही वहां पर तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते हैं, किस तरह से जो लापरवाही की जो तस्वीर है वो भी देखना अनिवार्य है। तस्वीर दिखाई देगी और इसीलिए ये उम्मीद जरूर है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जिस पर लोग असंतुष्टि जता रहे हैं, ये आगे जाके और संभव हो सकता है कि आगे कड़ी कार्रवाई हो। इस बात के बस उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब तक जो हुआ है वो आपके सामने है, गिरफ्तारी के नाम पर हो चाहे कानूनी कार्रवाई के नाम पर हो। अब जो तैयारियों की बात होती है कि इतनी बड़ी लापरवाही में क्या कुछ नहीं था, सबसे बड़ा 2 ही सवाल है। सुरक्षा ऑडिट, अगर कोई चीज इतनी महफूज नहीं है जहां पर लोग आ सकते हैं। एक और जानकारी जो पता चली हुई है कि इस ब्रिज पर जो मैक्सिमम क्षमता थी अधिकतम, वो सिर्फ 100 लोगों की थी। 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 300-400 लोग कैसे पहुंच गए? इतनी टिकट कैसे बेची गई? जिम्मेदारियां बड़े स्तर पर हैं, तय उनको करना है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई है वो उतने लोगों पर हुई है, उतने छोटे लोगों पर हुई है। लोग क्या कह रहे हैं? अभी कितने लोग और गायब हो सकते हैं जिनकी तलाशी अभियान लगातार उनके लिए चलाई जा रही है? कुछ परिवार से भी आपकी बातचीत हुई होगी, कितने लोग अभी तक मिसिंग बताए जा रहे हैं?
दो लोगों के बारे में अभी तक ये कहा जा रहा है कि दो लोग हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लापता हैं, और इसीलिए उन्हीं के जो शव है वो पानी में। देखिए, अब ये तो असंभव है कि वो जिंदा बचे हों। पानी में अधिकतम अगर कोई डूबा है तो 5 से 10 मिनट के बाद बचने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। तो इसीलिए जो सर्च ऑपरेशन इतना बड़ा है कि कम से कम उनके शव उनके परिवार वालों को मिल जाए। इस पूरी त्रासदी में कम से कम वो दो लोग जिनको इंतजार है अपनों का कम से कम शव मिल जाए ताकि वो क्रियाक्रम कर सकें। बस उसी के लिए सारी तैयारी इतनी एजेंसियां लगी हुई हैं कि जो लोग लापता हैं अब तक उनके बारे में कोई ठोस जानकारी मिल पाए। सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा, मुझे लगता है जब तक मिल नहीं जाते, जब तक कोई ठोस जानकारी नहीं आती, तब तक ये पूरा ऑपरेशन चलता रहेगा। बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, आपका फौरन रुख करेंगे। लेकिन मोरबी का ये जो जानलेवा पुल है, देखिए किस तरह से तलाशी अभियान अभी चलाए जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अब निश्चित तौर पर, क्योंकि पानी में जब आदमी डूब जाता है तो 5 से 10 मिनट के बाद से बहुत बेहद ही मुश्किल कहा जा सकता है कि अब वो बचे भी होंगे। लेकिन किस तरह से ये जो ड्रोन के जरिए तस्वीरें कैद हुई हैं, जो तलाशी अभियान, अब उसको रेस्क्यू नहीं, उसको कह सकते हैं कि बस सर्च ऑपरेशन कह सकते हैं। और उसी को देखते हुए, क्योंकि ये जलकुंभी भी काफी लगे हुए हैं और इससे मुश्किलें पेश आ रही थी और मशीनें वहां पर लगाई गई हैं ताकि इसको हटाया जा सके। और एनडीआरएफ की टीम जो है उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और नेवी की टीम भी वहां पर मौजूद है। और साथ ही आपको बता दें, सेना के जवान भी वहां पर मौजूद हैं, स्थानीय पुलिस वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अब जितनी भी आप कोशिशें कर लें, अब लोगों की जान जा चुकी है, अब उसको आप भरपाई नहीं कर पाएंगे। देखिए ये तस्वीरें किस तरह से जब हादसा हुआ उसके बाद से ये पुल पूरी तरह से टूट गया। और ये देखिए लाल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जनाब, बहुत लापरवाही की साफ साफ तस्वीरें हैं। लेकिन ये जो लापरवाही कितनी भारी पड़ी, उनसे पूछिए जिन्होंने अपनों को खो दिया। किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने पिता को खोया, सभी ने अपनों को खोया। और 134 लोग अब तक, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उनके मुताबिक 134 लोगों की जान जा चुकी है। और ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं इसके बारे में हम और समझते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, लापरवाही तो साफ तौर पर नजर आ रही है। जो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहां पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। आशुतोष, बिल्कुल, एक तो जो घटना घटी, अब उसके कई सारे पहलू जांच में आ रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया कि जो हुए थे, कैसे जो तार थे वो पूरे रस्टेड थे, इसलिए टूटे। आज मैं उस हिस्से पर भी गया था देखने के लिए जहां पर ये एंकर बोल्ट लगाए जाते हैं, क्योंकि इतने मोटे तार है, उन्हें कहीं जमीन से फिक्स किया जाता है। उनको देख के ही लगता है कि महीनों से न तो उनकी सफाई हुई है, न उनको ध्यान दिया गया है। पूरी तरह से रस्टेड है और जंग लगी हुई है। कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल BIS के नियमों के तहत होते हैं जब आप सस्पेंशन ब्रिज, हाइड्रोलिक ब्रिज या इस तरह के एरो ब्रिज बनाते हैं, या फिर आप देखिए कई जगहों पर इस तरह के जो सिग्नेचर ब्रिज बनाए जाते हैं, उनके खास मेंटेनेंस के नियम होते हैं, उनका पालन बेहद जरूरी होता है। कार्बनिक ना हो जाए, कहीं से उनमें जो है उनके आयरन है वो खराब ना होने लगे, और वो मेंटेनेंस अगर नहीं होता है तो उसकी भार सहने की क्षमता जो है वो खत्म होने लगती है, वो छीड़ होने लगती है। और इस केस में भी जिस तरह से तार टूटे हैं उससे साफ पता चलता है कि भार सहने की क्षमता पर असर था। लेकिन इसीलिए जबकि उसका फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं किया गया, ये पूरी घटना इसीलिए हुई है क्योंकि अगर फॉरेंसिक एनालिसिस होता तो एक डायरेक्टिव्स इश्यू हो जाते। मसलन आप देखिए कि द्वारका सस्पेंशन ब्रिज पर आदेश आ गया कि इससे ज्यादा लोग न जाएं, जो अहमदाबाद में अटल ब्रिज बनाया गया उस पर आदेश आ गया कि इससे ज्यादा लोग न जाएं। अब सरकार जागी, इस तरह के आदेश आ रहे हैं। जवाबदेही रखता है, जो भी जिम्मेदार है, ये तो खाना पूर्ति कह लेंगे ना कि आप क्लर्क को, आप उनको रडार पर लेते हैं और चौकीदार पर एक्शन लेते हैं। लेकिन जिसकी जवाबदेही है, क्योंकि हायर अथॉरिटी के बिना ये सब कुछ तो होगा नहीं। जिस पुल की क्षमता हो 100 लोगों की सहने की, उस पर 500 लोग चले जाते हैं और वहां पर कोई भी मेंटेनेंस नहीं होता। तस्वीरें हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि लापरवाही नहीं है, ये किस तरह से जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। और नतीजा क्या है? 134 मौत। आशुतोष, मैं सीधे ये समझता हूं कि नगर पालिका के सबसे बड़े अधिकारी को इस बात के लिए नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते कि लोग वहां कैसे पहुंच गए, लेकिन ये जिम्मेदारी जरूर है कि ये पुल खुला कैसे। अगर आपने लिखित तौर पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया, घर का छज्जा बनाने में तो नगर पालिका के लोग आ जाते हैं, आपको तोड़ दिया जाएगा, नोटिस दे दिया जाएगा, आपने किया कैसे। इतना बड़ा सिग्नेचर ब्रिज, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, खुल रहा है, आपको 5 दिन तक पता ही नहीं लगा। मोरबी है ही कितना बड़ा, छोटा सा मोरबी है, नगर पालिका का दफ्तर यहाँ से कितना बड़ा है। दिन भर यहाँ पुलिस घूमती रहती है, फेस्टिवल का टाइम है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है हमेशा सक्रिय रहता है। पता ही नहीं चल रहा था कि लोग आपके यहाँ उतर रहे हैं और 5 दिन से लोग इस पर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पुल के बारे में जो हमें जानकारी मिली, लगातार शिकायतें आई हैं, खासकर जो मेटल सरफेस है। 2019 में शिकायतें थी कि टूट रही हैं वो। बावजूद इसके शिकायत पर किसी ने ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। देखिए अपने आप में गंभीर कह सकते हैं कि सिर्फ लापरवाही नहीं है, क्योंकि मृत्यु हो गई 134, अभी और 2 लोगों की अभी तलाशी जारी है। इस बीच पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को संभालने वाले जो इंचार्ज हैं, कमांडेंट प्रसन्ना कुमार, क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए जरा।
उसके बाद फिर अगेन आज सुबह हम लोग रिज्यूम किया है। इसमें हमारा एनडीआरएफ टीम से और अलॉन्ग विथ डीप डाइवर्स एंड बोट्स के साथ हम लोग जो है हो सकता है रिवर फ्लोर के अंदर कुछ मतलब जो है हो सकता है डेड बॉडीज वगैरह हो सकता है उसको रिकवर करने के लिए। ओके, इसमें जो है इंडियन नेवी का है, उनका भी डीप डाइवर्स है, हमारा डीप डाइवर्स है। उसके अलावा सिविल जो फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट से एसडीआरएफ है, ये पूरा तमाम जो है सभी लोग इसमें जुड़ गए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मोरबी पहुंचेंगे और सबसे पहले पीएम मोदी घटनास्थल पर जाएंगे। शाम करीब 4 बजे मोरबी के सिविल अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे पीएम। एसपी दफ्तर में वो कुछ पीड़ित परिवारों से भी वहां पर मिलने वाले हैं। और प्रधानमंत्री के आने से पहले एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। पीएम के दौरे से ऐन पहले मोरबी के अस्पताल को सोमवार की रात चमकाया जाने लगा, लेकिन ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दरअसल लाल घेरे में ये दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से इसकी मेंटेनेंस है, पूरी तरह से जंग लगा हुआ है और इसी केबल के जरिए 500 लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। ये देखिए जरा, कब से इसको महीनों तक लगता है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और ये सिर्फ लापरवाही तो नहीं कह सकते, ये बहुत ही गंभीर मामला है। पूरी तरह से जंग लगा हुआ है और ये आपको नजर भी आ रहा है। मुझे कैसा वीडियो नहीं चाहिए, लगन का वीडियो चाहिए। जहां तो गुजरात मोरबी में आखिर कैसे गिर गया पुल, झुलते हुए पुल के टूटने की वजह क्या हो सकती है? आपके मन में उठ रहे सवालों को हमने एक्सपर्ट से बातचीत करके समझने की कोशिश की। आपको हम दिखाते हैं मेरे सहयोगी शुभांकर मिश्रा की आर्किटेक्ट अमनदीप गर्ग से बातचीत पर यह रिपोर्ट। गुजरात में मच्छी नदी के ऊपर यह मोरबी पुल हमने बनाया है ताकि हम आपको यह समझा सकें कि जिस हादसे ने देश को स्तब्ध कर दिया उसके मूल कारण क्या थे। मेरे साथ एक एक्सपर्ट अमनजीत जी मौजूद हैं और हमने ग्राफिक जरिए समझाने की कोशिश की है कि वो पुल कैसा दिखता था, नीचे नदी की धारा कैसी थी। सर, ये पुल तो हमने दर्शकों के लिए बना दिया है, लेकिन उनको जरा समझाइए कि ये हादसे की वजह क्या रही, क्योंकि 134 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। इस घटना ने देश को स्तब्ध कर दिया है। तो ऐसे जो पुल होते हैं इनमें हादसे किस वजह से होते हैं, क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज लोग अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और ये एक सिविल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो पुल के इस तरह के फेल होने या टूटने के कुछ मुख्य कारण में से एक कारण यह है कि पुल पर लोड अधिक होना, यानी कि पुल की जो क्षमता है उससे अधिक वजन यदि पुल पर रहेगा तो वह कमजोर हो जाता है। और क्योंकि ये केबल स्टे ब्रिज है जी, केबल हमें बहुत ज्यादा समय नहीं देगी बताने के लिए कि पुल कमजोर हो रहा है, टूट रहा है, तो अचानक से हादसे हो जाते हैं। तो ये पूरे पुल पर भीड़ इकट्ठा ज्यादा होना या किसी स्पेसिफिक जगह पर ज्यादा लोग का होना, या दोनों वजह हो सकती है? दोनों वजह है, लेकिन पूरे पुल पर ज्यादा भीड़ का होना एक मुख्य कारण है जी। हर पुल की एक लोड लेने की क्षमता है। अगर क्षमता से ज्यादा वजन होगा तो केबल पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा और उस प्रोसेस में हमारे केबल के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो कि इस हादसे में हमें देखने को मिलता है, जो वीडियो हमें देखने को मिलती है, उससे ये समझ में आता है कि केबल में ओवर स्ट्रेसिंग की वजह से ये केबल टूटा और पुल पे जो लोग थे वो बहुत ही अच्छा। एक थ्योरी सर ये भी निकल कर आ रही कि बहुत सारे लड़के लड़कियां यहां पर थे जो इस पुल के खेल रहे थे या पैर से हिला डुला रहे थे, तो क्या ऐसी गतिविधियां भी हादसे का सबब बन सकती हैं? देखिए, अगर कुछ लोग इस तरह की एक्टिविटी करें तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोग उछलने की एक्टिविटी करते हैं या कूदने का काम करते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है जी। और वो फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रिज के फंडामेंटल टाइम पीरियड के साथ में अगर थोड़े भी आसपास पहुंच जाती है तो पुल के वाइब्रेशन को बहुत बढ़ा देती है जी। और जब पुल का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अचानक से फेलियर के प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
और ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि हमने कुछ वीडियो में देखा कि कुछ लोग कुछ तारों को हिला रहे थे या उछल कूद कर रहे थे, तो पहले ही लोड बहुत ज्यादा था कैपेसिटी से, और ये जो घटना जो लोगों ने उछल कूद की वो और ज्यादा ट्रिगर कर गया। ठीक है, इसके तार पुराने हैं, मरम्मत क्योंकि हुई थी और कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 6 महीने बंद था, 25 तारीख के बाद खुला और 1 हफ्ते के अंदर टूट गया। तो क्या मरम्मत को लेकर सवाल उठाना लाजमी है? देखिए, मरम्मत या कोई भी जब हम लोड स्ट्रक्चर का देखते हैं तो एक पर्टिकुलर लोड के लिए वो स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। अगर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स देखूं तो समझ में आता है कि लगभग 150 से 200 लोगों तक की भीड़ के लिए शायद यह पुल व्यवस्थित था या डिजाइन किया गया। ये पुल जो सर हम दिखा रहे हैं, ये बताया जाता है 1879 में शायद ये बना था, और उस जमाने में राजा महाराज जो थे वो यहां से पार करते थे। 3.5 लाख रुपए खर्च हुआ था। कुछ बता सकते हैं इस पुल के बारे में जानकारी आप? देखिए सर, इस समय जब भी पुल बनते थे, 100-150 साल पुराने पुल, चाहे हम ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला जो पुराना वाला था, अभी तो वहां पर भी दोबारा से बना दिया गया है, ये सारे के सारे पुल उस समय आम आदमी को एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने के लिए, नॉर्मल लोड के लिए बनाए जाते थे। जो भी उस समय का टेक्नोलॉजी थी, देखिए उस समय नदी के बीच में से कोई भी पिलर पोस्ट बनाना पॉसिबल नहीं था। सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 143 साल पुराना अगर पुल है तो क्या आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है या उसमें अपडेट की जरूरत है? बिल्कुल अपडेट की जरूरत है। जनरली हम ये मानते हैं कि 100 से 120 साल से ज्यादा इस तरह की स्ट्रक्चर की लाइफ नहीं होती जी। अगर हम 100-120 साल पुराना हो जाने के बाद भी उस पुल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेजर रिट्रोफिटिंग, खतरे को दावत दे रहे हैं। हाँ, तो ये जिम्मेदारी किस पर होती है कि इन चीजों की जांच पड़ताल की जाए या इसे अपडेट किया जाए? देखिए, प्रशासन इसको देखता है, प्रशासन उसमें किसी स्ट्रक्चरल ऑडिट एजेंसी को देता है कि इसको ऑडिट करके पता लगाया जाए कि स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं है, और अगर वो ऑडिट में सही पाया जाता है तो उसको कुछ समय के लिए अलाउ कर दिया जाता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को पीरियडिकली ऑडिट करना जरूरी है। तो देखिए, 3.5 लाख में ये पुल बना था, राजा वाघजी के दौर में बनाया गया था, अंग्रेजों के जमाने का ये पुल था, और जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसे अपडेट की जरूरत है, इसकी लाइफ स्पैन जो है वो कम था और ये समय सीमा पूरा कर चुका था, हादसों को दावत थी। ऐसे में बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि ग्राफिक्स जरिए हम आपको समझाएं एक्सपर्ट के द्वारा कि क्या क्या प्रमुख वजह थी हादसों को लेकर, कहां कहां लापरवाहियां हुई, वो कौन कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से यह हादसे हो सकते थे, क्योंकि इस हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और ऐसे तमाम पुलों को लेकर एक सवाल मन में पैदा कर दिया कि क्या हमें अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मोरबी पहुंचने वाले हैं और सबसे पहले पीएम मोदी घटनास्थल पर जाएंगे। शाम करीब 4 बजे मोरबी के सिविल अस्पताल में पीड़ितों के साथ मुलाकात करेंगे और एसपी दफ्तर में वो कुछ पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम के आने से पहले आपको यह भी बता दें कि एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां प्रधानमंत्री के दौरे से एन पहले मोरबी के अस्पताल को सोमवार की इस रंगाई पुताई पर सियासी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर सियासत शुरू, क्योंकि वो देखिए रातों रात अस्पताल में किस तरह से मरम्मत का काम शुरू हो गया, पुराना वाटर कूलर, ये सब कुछ लेकर इसको सियासत कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, इसलिए ये चमकाया जा रहा है। अस्पताल की जो व्यवस्थाएं उनको ठीक करने की, दुरुस्त करने की कोशिश है। और देखिए जरा टाइल्स, ये सब कुछ अब इसको लेकर बखेड़ा और सियासी। मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है।
मोरबी हादसे पर सवालों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है, बहुत लंबी है। साथ ही सियासत भी जोर पकड़ती जा रही है। शायद इसलिए विपक्ष कोई मौका नहीं गंवाना चाहता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी जाने वाले हैं और इस बीच अशोक गहलोत मोरबी पहुंच चुके हैं। मोरबी में राजस्थान के सीएम ने हादसे को लेकर हो रही जांच पर सवाल खड़े किए। कोई टूटे हुए पुल पर लटक रहा था, कोई पानी में हाथ पैर मार रहा था, कोई बचे हुए पुल के हिस्से तक पहुंचने की कोशिश में तड़प रहा था। रविवार शाम लोगों ने गुजरात के मोरबी में मौत का मंजर देखा। पुल टूटने के बाद कई लोगों को जान गंवाते देखा और इस हादसे के दर्द ने कई परिवारों को रुला दिया। देश को झकझोर देने वाले इस हादसे ने पीएम मोदी को भी भावुक कर दिया। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। मोरबी में हुए हादसे की सूचना के बाद गुजरात सरकार एक्शन में आ गई थी। लोगों को बचाने के लिए तेजी से राहत कार्य चलाया जा रहा है। कई टीमों को इस काम में लगाया जा रहा था। पीएम मोदी खुद गुजरात में मौजूद थे और हालात पर नजर बनाए हुए थे। सुबह केवड़िया में पीएम ने इस हादसे का जिक्र किया और मोरबी हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। पीएम मोदी मंगलवार को मोरबी जाएंगे, जहां वो घायलों से मुलाकात कर सकते हैं, पीड़ित परिवार वालों से भी मिल सकते हैं। कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, अच्छी बात, आना चाहिए। उनका तो खुद का राज्य है। अभी जहाँ तक कुछ लोगों ने मांग करी है 30 लाख रुपए मिले इनको परिवार वालों को, कि तो परिवार के परिवार चले गए हैं, तो रुपए तो कोई कमी न राज्यों के पास होती है। सीएम रिलीफ फंड होता है, पीएम रिलीफ फंड अलग है, और एक और फंड नया बन गया पीएम केयर फंड। पैसे की कोई कमी नहीं है। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम मुआवजा मिले इन लोगों को, घायलों का इलाज ढंग से हो। अभी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, अभी कहना उचित नहीं होगा ज्यादा। इस बीच एसआईटी ने मोरबी हादसे की जांच शुरू कर दी है और जांच के साथ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोरबी पहुंचे तो उन्होंने एसआईटी जांच पर सवाल उठा दिया। क्रिमिनल केस तो फाइल करना जरूरी होता है, करना ही चाहिए, पर मैंने सुना है वो अभी तो किसी के नाम उसमें नहीं है। तो वो पूरी तरह मैं समझता हूँ सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और लेके कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। देखिए, मोरबी में मौत का गम, सदमा, शोक शायद सालों तक जहन को डराता रहेगा। अब सवाल पूछता रहेगा कि आखिर कैसे लापरवाह सिस्टम ने हंसते खेलते लोगों की सांसें थामती छीन ली। अब यही आंसू इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मौत के पुल में सिसकती एक मासूम की याद। नन्हे कदमों से ये बच्चा पुल तक आया होगा। मासूम हंसी के साथ पुल पर घूम भी रहा होगा, लेकिन गिर गया पुल, जिंदगियों के चिराग गुल। ये मौत, ये मातम, ये दर्द, गम, तड़प और आंसू। किसी ने खो दिया लाल, कोई तलाश रहा भाई। 17 रुपए का टिकट जिंदगी का सौदा कर गया। जिस पुल पर घूमने की तमन्ना थी वो गिर गया। खामोश हो गई जिंदगियां, सवाल करके ही रहेंगी।
आंसू इंसाफ लेकर रहेंगे, आंसू हिसाब करके रहेंगे। जी हां, तो गुजरात के मोरबी हादसे में राहत और बचाव की चीख पुकार थम चुकी है। अब मौत का सन्नाटा भी गहराने लगा है। 134 मौत के पीछे हजार सवालात हैं। परिवार में गम का तूफान है तो आंखों में आंसू का सैलाब है। अब कई घर के चिराग बुझ गए। अब जिंदगियों का जैसे कोई मोल नहीं रहा। गार्ड, चौकीदार, क्लर्क जैसे छोटे कर्मचारी को पकड़ लेना, क्या यह वाकई इंसाफ है? सब कुछ तो खत्म हो गया। अब एक मां का लाडला बेटा नहीं रहा। एक बहन ने उसका प्यारा भाई भी खो दिया। एक पिता का पुत्र भी रुला गया। अब इन माओं के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? हमारे बच्चे का ऐसा वीडियो नहीं चाहिए, लगन का वीडियो चाहिए, शादी का वीडियो, ऐसा वीडियो हमारे बच्चे का हमको नहीं चाहिए। कौन दिलासा दे सकता है कि इनका वारिस, इनका लख्ते जिगर, इनका चश्मो चिराग कहीं नहीं गया? कौन एक बहन को दिलासा दे सकता है कि उसका भाई लौट कर आएगा? कैसे एक बाप को यकीन होगा कि रविवार की शाम मोरबी में जो हुआ वो सब झूठ था, सरासर झूठ। यकीन नहीं हो सकता क्योंकि मोरबी का ये सच कड़वा सच है। कोई दिलासा नहीं दे सकता, कोई वायदा नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ हुआ वो पूरे देश को रुला गया है, गुजरात को तड़पा गया है। रविवार का वो लम्हा मोरबी को सबसे ज्यादा सदमा दे गया और उसी सदमे का हिस्सा हैं ये सभी परिवार। मोरबी पर वेदनाओं का पहाड़ टूटा है। मोरबी का झूलता हुआ पुल जब टूटा तो उसके साथ साथ कई जिंदगियों की डोर भी टूट गई। उन्हीं में से एक था 19 साल का एजाद शाह अब्दुल शाह फकीर। अब वो नहीं रहा, सिर्फ उसकी यादें बची और परिजनों की आंखों में आंसुओं का अंबार। अब्दुल शाह फकीर अपने दोस्तों के साथ उसी झूलते पुल पर पहुंचा था। सब कुछ खत्म हो गया। अब्दुल के परिजनों को उसके निकाह की हसरत थी, लेकिन आंखों के सामने जनाजा देख कलेजा फट गया। इन आंखों में आंसुओं के सिवा बचा क्या है? जुबान पर कराह के अलावा अब कुछ नहीं। चेहरे तो मानो दर्द की पूरी किताब बन चुके हैं। आपको कब पता चला? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे उनके लिए बोल पाना भी मुश्किल हो रहा है। कल आप भी वहाँ पे थी, वहाँ पे आपने आप अस्पताल में थे। यहाँ के आप ही के गली के 3 बच्चों की मौत हुई है। 5 लोग अभी भी जो 2 लोग हैं अभी भी गुमशुदा है। गुमशुदा है 2 लोग जी, 2-3 मिली लाश हमारे बच्चों की। कभी सोचा था इतना दर्दनाक हादसा? हमारे बच्चे का ऐसा वीडियो नहीं चाहिए, लगन का वीडियो चाहिए, शादी का वीडियो, ऐसा वीडियो हमारे बच्चे का हमको नहीं चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिवार में पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है। रविवार को छुट्टी थी। अब्दुल शाह बेहद खुश था कि उसके शहर का झूलता पुल फिर से शहर की शान बढ़ाएगा, लेकिन नियति की बात उसे कहां पता थी। वो नहीं जानता था कि लापरवाही वाला निर्माण तबाह हो जाएगा और वो अपनी जान गंवा बैठेगा। इसी वीसी इलाके की इस गली के 2 और युवकों की लाश मिली तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। अब्दुल शाह के साथ उसके 5 दोस्त उस झूले पर गए थे, लेकिन 3 की जान चली गई। अब्दुल शाह के जिन 2 दोस्तों की जान गई वो एक ही परिवार से थे। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। उन 2 बेटों के पिता की जुबान अब सच बोलते लड़खड़ा रही है। जवान बेटे काल के गाल में समा गए, ये कैसे बताएं, कैसे कहें कि जिन्हें बड़े नाजों से पाला पोसा वो अब हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुके हैं। कि परिवार का आपका बेटा? हमारे परिवार का 3 है। एक अच्छा है, 2 स्प्रेड हो गए, 2 एक घायल है, 2 नहीं रहे। क्या बात है? अभी तक उनके ऊपर कोई रिएक्शन का कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या मतलब उनका?
नहीं करेंगे क्या? आज इतना बड़ा हादसा हो गया तो क्या पुलिस सबको खाली डेड बॉडी लेके बोले जाओ तुम्हारे घर? क्या मतलब? मोरबी के इमरान अजमेरी भी रविवार को झूलते पुल पर मौजूद थे, लेकिन ये खुशकिस्मत रहे कि पुल टूटने के बाद ये चोटिल हुए, लेकिन जान बच गई। इन्हीं आंखों से अपने दोस्त को डूबता हुआ देखा, मगर कुछ कर नहीं पाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे जो मोरबी की अस्पताल है वहाँ पे लाया गया है। आप खुद किस तरीके से बच पाए? मैं तो ऐसे अंदर चला गया था, तैरने को नहीं आता था, फिर चला है तो ऊपर आ गया वापस में, फिर नीचे चला गया, फिर पैर चला, फिर ऊपर आ गया तो नीचे पैर में वो पुल गिरा था नीचे, उसके ऊपर चढ़ गया मैं, तो यहाँ तक पानी आ रहा था, फिर इसको पकड़ के मोरबी में मातम पसरा है और लगता है कि इस अथाह वेदना का अंत नहीं। उसी मोरबी के एक और मोहल्ले में एक ही परिवार के 4 लोगों की अर्थी उठी। एक महिला और 3 मासूम बच्चे जान गंवा बैठे। अब पूरे इलाके में मातम ही मातम है। अब पीड़ित परिजनों की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि मरम्मत के दावों के बाद भी इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। मोरबी से आशुतोष मिश्रा, राजेश अंबालील और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कई लोग बेमौत मारे गए तो कुछ ऐसे भी खुश नसीब थे जो इस हादसे में बाल बाल बच गए। मोरबी के रौनक मनियार बस 1 घंटे पहले इस पुल से घूमकर वापस लौट रहे थे और उन्होंने इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था, लेकिन 1 घंटे बाद ही हादसे की वो तस्वीरें उन्हें सदमे में डाल गईं। हादसे की इन तस्वीरों को देखकर रौनक मनियार की रूह कांप जाती है। ये सोचकर भी उनका दिल दहल जाता है कि इसी पुल पर बस 1 घंटे पहले सैर करके वो लौटे थे। पुल से लौटने के बाद उन्होंने बड़े उत्साह से इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि 1 घंटे के बाद मोरबी का ये पुल काल बन गया। हाँ, जब मैं वापस गया, मैं मेरे भाई के घर पे, फिर मैं वहाँ पे फ्रेश होके हम वापस निकले थे ऐसे राउंड लगाने, तब वहाँ हम पहुँचे और मैंने देखा तो मैं मेरे पापा का कॉल करके मैं रो रहा था, क्योंकि मैं इतना डर गया था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ पे था और ये क्या हो गया। 6 महीने के इंतजार के बाद जब 5 दिन पहले ये पुल खोला गया तो स्थानीय लोगों में बेहद उत्साह था। रौनक मनियार भी रविवार शाम को झूलतो पुल पर पहुंच गए। छुट्टी का दिन था, इसलिए पुल पर जाने वालों की अच्छी खासी भीड़ थी। खूब गहमा गहमी थी, लोग टिकट ले रहे थे। रौनक को याद नहीं कि वहां कोई भीड़ को लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी दी जा रही थी। रौनक 5:30 बजे वहां से निकले, तब भी 100 से ज्यादा लोग टिकट के लिए खड़े थे। फिर मैं एग्जिट गेट पे पहुंचा, तब वहाँ पे एग्जिट गेट के वहाँ पे टिकट्स खरीदने के लिए 100 से अधिक लोग थे जो टिकट्स खरीदना चाहते थे अंदर जाने के लिए, और मैं 5:30 के अराउंड निकल गया था। रौनक का कहना है कि पहले ये पुल बहुत ज्यादा झूलता था क्योंकि लकड़ी का था, लेकिन अब रिनोवेशन के बाद पुल भारी होने की वजह से झूलना कम हो गया था, इसलिए लोग ज्यादा झुलाने के लिए झटके देते हैं। लेकिन ये सवाल सबके दिल को कचोट रहा है कि मरम्मत के 5 दिन के अंदर क्या पुल की इतनी ही मजबूती थी, और अगर भीड़ ज्यादा थी तो टिकट काउंटर बंद क्यों नहीं किया गया। कौशलेंद्र के साथ गोपी घांगर मनियार, मोरबी, आज तक। देखिए, हादसे के तीसरे दिन सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन नदी में सिर्फ पानी गाद है, जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। उस रोज लोग पुल पर छुट्टी मनाने गए थे और एक ही पल बाद कौन कहां था, कौन किसका था, कुछ नहीं मालूम। मौत का मंजर ऐसा था कि पत्थर दिल वाले भी कांप जाएं।
कोई टूटे हुए पुल पर लटक रहा था, कोई पानी में हाथ पैर मार रहा था, कोई बचे हुए पुल के हिस्से तक पहुंचने की कोशिश में तड़प रहा था। कई बदकिस्मत जिंदगियों को आवाज लगाने का मौका भी नहीं मिल सका। ये लोग पुल के टूटे हुए हिस्से के नीचे दब गए थे। पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानू सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। फिर 3-4 सद्भावना में भी 4-5 है। फिर पुराना बस स्टैंड के पास ही एक सिविल है। कृष्णा भी मैं छोड़ के आया। कृष्णा भी 3-4 बूथ ऐसे ही बोल देगा वापस ले जाओ। लोग चिल्ला रहे थे। आंखों के सामने कलेजे के टुकड़े इस तरह बिछड़ गए कि उन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिल सका। किनारे पर हाहाकार और बदहवास भागते लोग। कौन कहां है, कैसा है, किसी को पता नहीं। हादसे में बचे लोगों का कहना है कि एक साथ गिरने के बाद पानी से बाहर आने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। हादसे के बाद जब मासूम बच्चे बाहर निकाले जाने लगे तो सबके धैर्य का बांध टूट गया। बच्चों में जान डालने की आखिरी कोशिश एम्बुलेंस से अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ने लगी। लोगों के हाथ पैर कांप रहे थे, हौसला टूट रहा था। बस थोड़ी देर पहले ये बच्चे परिवार के साथ चहक रहे थे। अस्पताल का मंजर इतना भयानक कि लोगों के लिए खुद को संभाले रखना मुश्किल था। शाम की चीख पुकार और रात की बदहवासी सुबह होते होते मौत के सन्नाटे में बदल गई। लापता लोगों के बचने की उम्मीदें टूटने लगी थी। आशंका ये थी कि कुछ लोग टूटे हुए पुल के नीचे दबे हो सकते हैं, इसलिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। हादसे में जिन लोगों की जान बच गई, उनके लिए भी इस सदमे को सह पाना आसान नहीं है। बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं। बहुत बुरा हुआ, बच्चे लोग भी थे। बहुत मैं बोल नहीं सकती। इतना मेरे को दुख लगा है, जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। हादसे के बाद नदी के किनारे सब कुछ ठहर गया है। अस्पताल में आपाधापी है। हादसे को लेकर लापरवाही के इल्जाम और कार्रवाई का दौर चलता रहेगा, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके लिए खुशियों की घड़ी रविवार शाम 6:30 बजे हमेशा के लिए रुक गई। गोपी मनियार, मोरबी, आज तक। मोरबी में सबसे बड़ी बाढ़ के 100 साल पहले सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया था और इसका उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। लेकिन सवाल यह है कि ब्रिटिश राज में गुजरात के इस शहर में यूरोपीय स्टाइल में इस तरह का पुल क्यों बनवाया गया, इसकी क्या जरूरत थी। मोरबी के इस ऐतिहासिक पुल पर पूरी कहानी आप देखें, रिपोर्ट देखें। जैसे ही कोई मोरबी में प्रवेश करता, उसे ये सस्पेंशन ब्रिज आकर्षित करता था। नदी के किनारे का वो नजारा लोगों को विक्टोरियन लंदन का एहसास करवाता था। मोरबी का ये पुल साल 1989 में आई भयानक बाढ़ में बच गया। साल 2001 में आए विनाशकारी भूकंप में भी ये पुल खुद को बचाने में कामयाब रहा।
लेकिन ये झूलता पुल रविवार को गिर गया। यानी जिस पुल को बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं हिला पाए, वो लापरवाही की भेंट चढ़ गया और मासूमों को लील गया। लेकिन इस पुल को लेकर कई सवाल हैं, जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। सवाल ये कि 140 साल पहले इस पुल को किसने बनवाया? गुलाम हिंदुस्तान में यूरोपियन स्टाइल के इस पुल को मोरबी में बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वर्षों तक ये पुल मोरबी की शान रहा, जो कोई आम पुल नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि मोरबी के राजा इसका इस्तेमाल किया करते थे। गुजरात टूरिज्म के वीडियो में ये पुल खास तौर से दिखाया जाता है, जो महल को दरबार से जोड़ता था। बताया जाता है कि साल 1887 के आसपास मोरबी के तत्कालीन राजा वाघजी ठाकुर ने इसे बनवाया था। मोरबी पर उनका शासन 1922 तक रहा। जब लकड़ी के इस पुल का निर्माण किया गया तो इसमें यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ। बताते हैं कि मोरबी के राजा इसी पुल से होकर दरबार जाते थे। ये पुल दरबारगढ़ पैलेस और नजरबाग पैलेस यानी शाही महल को जोड़ता था। इस पुल को बनाने में तब 3.5 लाख रुपए की लागत लगी थी, जिसका सारा सामान इंग्लैंड से आया था। लोग यहाँ पहुंचकर यूरोप की तकनीक का अनुभव किया करते थे। कैमरे वाले फोन के आने के बाद सेल्फी का क्रेज बढ़ा और रविवार को क्षमता से ज्यादा लोग इस पुल पर इकट्ठा हो गए और ये टूट गया। राजकोट से 64 किलोमीटर दूर मोरबी में इमारतें 19वीं सदी के यूरोप की टक्कर की बनाई गई थी। मोरबी के पूर्व शासक अंग्रेजों की तकनीक से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने पूरे शहर में उसका इस्तेमाल किया। शहर में आने वालों का स्वागत ये पुल ही किया करता था, जो 100 साल पहले से भी अपने विशाल स्वरूप से लोगों को आकर्षित कर रहा था। पूरे शहर में यूरोपीय शैली की छाप बिखेरता था। गुजरात का मोरबी वो शहर है जो अपने साथ इतिहास को समेटे है। मोरबी के महल अपनी आधुनिक और ऐतिहासिक संस्कृति का मिश्रण है। इसी में से एक है मोरबी का वांकानेर पैलेस। इस महल पर यूरोपीय, मुगल और भारतीय कला की छाप साफ तौर पर देखी जा सकती है। श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। भील स्वतंत्रता सेनानी। तो मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है बांसवाड़ा मानगढ़ में, और वहां की तस्वीरें जहां पीएम पहुंचे हुए हैं और इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम नजर आ रहे हैं। मानगढ़ राजस्थान की तस्वीर है जहां पीएम की मौजूदगी है। तो राजस्थान दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां से फिर आप आज शाम को मोरबी भी जाने वाले हैं, जहां घायलों से मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिवारों के साथ समय बिताएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, अस्पताल जाएंगे, सिविल अस्पताल भी। लेकिन अभी मानगढ़ राजस्थान में है, जहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वतंत्रता सेनानी श्री गुरु गोविंद को श्रद्धा सुमन। और आपको बता दें, ये यही ऐतिहासिक जगह है मानगढ़, जहां पर लगभग 1,500 आदिवासी शहीद हुए थे। और कह सकते हैं कि राजस्थान का जलियांवाला बाग इस जगह को कहा जाता है, जाना जाता है मानगढ़, क्योंकि यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कह सकते पूरी फौज थी, जिन्होंने शहादत को दिया, देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, झोंक दिया। और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, जहां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी को। 1,500 जो वीर, जो आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे थे, उन्होंने शहादत अपनाई। किसके लिए? देश के लिए, प्राण न्यौछावर कर दिए। और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देव अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी। देव अंकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी मानगढ़ में, किस तरह की अभी तस्वीर, क्या खबर? देखिए, मानगढ़ राजस्थान का वो इलाका है शुभांकर, जहाँ पर बांसवाड़ा में आदिवासी बहुल इलाका है। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं, इस साल गुजरात में चुनाव होने हैं, और मानगढ़ मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान
राजस्थान में स्थित है और मध्य प्रदेश और गुजरात के निकट का जो इलाका है वो है। आदिवासी यहाँ पर काफी ज्यादा है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज वहाँ पर सभा की है और सभा में न केवल प्रधानमंत्री मौजूद है पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद है। एक बड़ी सभा है और कोशिश की जा रही है कि जो आदिवासी बेल्ट है, जो आदिवासी लोग हैं, उन तक योजनाएं जो है सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, वो पहुंच सके और उसको लेकर आज ये पूरी कवायद की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात दौरे के जरिए के दौरान अपना समय निकालकर ठीक है देवगुरु, आप नजर बना के रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। 22,000 करोड़ रुपए का टाटा एयरबस प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शिंदे सरकार गुजरात के लिए काम कर रही है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के युवकों के हिस्से की नौकरियां गुजरात भेजी जा रही है ताकि गुजरात में बीजेपी विधानसभा चुनाव जीत सके। जबकि शिंदे सरकार का कहना है कि विपक्ष झूठे आरोप लगाकर जनता को बहका रही है। कई उद्योगपति भी उनके साथ हैं जो बता रहे हैं एयरक्राफ्ट के बारे में। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के गुजरात जाने के विरोध में महाराष्ट्र में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा। नागपुर में सोमवार को एनसीपी कार्यकर्ताओं ने प्रोजेक्ट के गुजरात जाने के विरोध में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नागपुर स्थित घर तक मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस ने सैकड़ों एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर मुंबई में बैठे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट गुजरात में जाने के लिए पूर्व एनडीए सरकार जिम्मेदार है। फडणवीस ने कहा टाटा एयरबस प्रोजेक्ट को 23 सितंबर 2021 में गुजरात के लिए मंजूरी मिल गई थी। 2016 में मैंने टाटा कंपनी जाकर उनसे टाटा एयरबस प्रोजेक्ट को नागपुर में लगाने का निवेदन किया था। 24 अप्रैल 2022 को मैंने बतौर नेता विपक्ष टाटा कंपनी के अधिकारी को अपने सागर बंगले में बुलाकर उनसे टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के लिए नागपुर के नाम पर विचार करने की अपील की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक हालात निवेश के लिए सही नहीं है और हमने 1 साल पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे को ये बता दिया था कि टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात का नाम फाइनल कर लिया गया है। फडणवीस ने कहा कि हमको इस प्रोजेक्ट के लिए घेर रहा एमवीए जानता था कि टाटा एयरबस प्रोजेक्ट उनके समय में ही गुजरात चला गया था। एमवीए ने टाटा कंपनी को इस प्रोजेक्ट को लेकर एक भी खत नहीं लिखा और फॉक्सकॉन के बारे में तो एमवीए सरकार के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने खुद ही कहा था कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र नहीं आएगा। फडणवीस के आरोपों पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि फडणवीस टाटा कंपनी के उस अधिकारी का नाम बताएं जिसने ये कहा कि महाराष्ट्र का माहौल निवेश के लिए सही नहीं है। आदित्य ने कहा कि फडणवीस जनता को बहका रहे हैं। नहीं, फेक नैरेटिव का हमने अभी सीखा नहीं उनसे और सीखना भी नहीं चाहते। जो भी है लोगों के सामने अभी जो मैंने टाइमलाइन पढ़ के दिखाई, वेदांता फॉक्सकॉन हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बल्क ड्रग पार्क हो, प्रस्ताव तो हमने दिए थे। जो भी मेरिटोरियस हम मांग रहे थे वो हमारे हिस्से में नहीं आया, हमारे राज्य के हिस्से में। दुख इसी बात का है। महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, कैग के जरिए बीएमसी के कामों की जांच कराने का। 28 नवंबर 2019 से लेकर 28 फरवरी 2022 के बीच बीएमसी की 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की जांच महाराष्ट्र सरकार कैग से करवाएगी। इस समय बीएमसी पर शिवसेना की सत्ता थी और राज्य में महाविकास आघाड़ी की। माना जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान किए गए बीएमसी के फैसले भी कैग की जाँच के दायरे में आ सकते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। उनको लगा था कि कैग से हम गैग हो जाएंगे, लेकिन स्वागत करता हूं। सबसे अहम बात यही है कि ये महाराष्ट्र को और मुंबई को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र है। जैसे उस समय अहमदाबाद हो, सूरत हो या यूपी हो, वैसे तो हालात मुंबई में नहीं थे, महाराष्ट्र में नहीं थे। मुंबई और महाराष्ट्र का जो अच्छी बात थी वो पूरी दुनिया ने देखी है। हाई कोर्ट ने अच्छी बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, पीएम साहब ने कही थी और WHO ने भी कही थी। तो ये जो प्रशंसा हुई है मुंबई और महाराष्ट्र की, कहीं ना कहीं उनको यही दुख हुआ है कि महाराष्ट्र की प्रशंसा हुई और अभी बदनामी करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने इसका स्वागत किया है, वैसे थाने महानगर पालिका का भी हो, फिर नागपुर का हो। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।